हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक का 7वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है बालक का स्वप्न। स्वप्न कहते हैं सपने को। स्वप्न यानी सपना, ड्रीम। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि, रात्रि यानी रात को, एक रात्रि स्वप्न में, सपने में वह चिल्ला उठा, जोर से बोला, अहो मेरा भाग्य। यानी उसने अपनी किस्मत को सराहा। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? जिस सेठ के यहाँ बच्चा नौकरी करता था, उस सेठ ने जब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी कि वो बच्चा सपने में अपने भाग्य को सराह रहा है, अपने भाग्य पर नाज कर रहा है, तो सेठ ने उस बालक को जगाया और उससे पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। उस लड़के ने सेठ को कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही चिल्ला रहा था, कोई खास या कोई विशेष बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, पुनः दोबारा पूछी उससे, पर वह टाल गया, यानी उसने नहीं बताया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा और उस दिन जिस रात्रि उसने स्वप्न देखा था, सपना देखा था, उस दिन के बाद से बालक छिप छिप कर पढ़ने लगा। वो सेठ के यहाँ काम भी करता था और छिपकर पढ़ाई भी करता था। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था। सेठ ने कहा कि या तो अपने सपने की बात मुझे बता या फिर मेरे यहाँ काम बंद कर दे, मैं तुझे नौकरी से हटा रहा हूँ। लड़का चतुर था, चतुर, समझदार, चालाक था, होनहार था। होनहार यानी समझदार था। उसने नौकरी छोड़ दी। उसने नौकरी छोड़ना बेहतर समझा और अपने सपने की बात सेठ को नहीं बताई। उसने पढ़ाई चालू रखी और छिप छिप कर पढ़ना चालू रखा। उसने पढ़ना बंद नहीं किया। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। जमींदार जिसके पास बहुत सारी, जो ज़मीन का मालिक होता है, उसके यहाँ, गांव का जो जमींदार था उसके यहाँ उसे नौकरी, काम मिल गया। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। एक दिन जिस सेठ के यहाँ बच्चा पहले नौकरी करता था, वह सेठ उस जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने उसी लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। सेठ ने उस जमींदार को सारी बात बता दी कि कैसे ये मेरे यहाँ काम करता था, इसने रात को सपना देखा, ये ऐसे चिल्लाया, और मैंने जब इससे स्वप्न की बात पूछी तो इसने मुझे नहीं बताया, तो मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया। ये सुन के जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। अब जमींदार ने भी वही दोहराया कि या तो तू मुझे सपने की बात बता या फिर मैं तुझे आज ही अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का था और दृढ़ निश्चयी था, यानी अपनी बात पे वो डटा रहा। धुन का पक्का, जिद्दी था वो और दृढ़ निश्चयी। उसने जो एक बार फैसला कर लिया वो उस पर अड़िग था। उसने कुछ नहीं बताया। उसने तो सोच लिया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा, तो उसने न सेठ को कुछ भी बताया और न जमींदार को कुछ भी बताया, बल्कि उसने नौकरी छोड़ना बेहतर समझा और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा, अध्ययन, पढ़ाई, स्टडी। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। और जब जमींदार ने भी जब उसे हटा दिया, तो अब वो गरीब था। अपने 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ करने के लिए उसे कहीं ना कहीं तो नौकरी करनी थी। तो किसी तरह से अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। राजा के यहाँ वो एक काम पर लग गया। फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। उन्नति मतलब प्रोग्रेस करते हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया।
अचानक, अकस्मात, अचानक। वही जमींदार जिसने उस लड़के को अपने यहाँ से निकाला था, वो राजा के यहाँ किसी काम से आया था, तो उसने उसे पहचान लिया, उसने उस मंत्री को पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा को सारी बात बता दी कि कैसे ये लड़का एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था, फिर इसे स्वप्न में ये चिल्ला उठा, जब सेठ ने बात पूछी तो इसने मना कर दिया, फिर ये मेरे यहाँ आया, फिर मैंने भी इससे स्वप्न की बात पूछी और इसने नहीं बताई तो मैंने भी इसे नौकरी से निकाल दिया और आज ये एक साधारण नौकर से आपके यहाँ मंत्री बन गया है। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? अब राजा ने भी उस मंत्री से, उस बच्चे से, वो जो बच्चा था जो मंत्री बन चुका था, उससे वही बात पूछी कि आपने, जब आप सेठ के यहाँ नौकरी करते थे तो आपने क्या स्वप्न देखा था? आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। तो राजा ने कहा कि या तो आप हमें वो स्वप्न बताइए और या दंड के लिए तैयार हो जाइए। राजा ने ये नहीं कहा कि अगर आप नहीं बताएंगे तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, बल्कि राजा ने कहा कि हम आपको दंड देंगे, हम आपको सजा देंगे, पनिशमेंट देंगे। तो आप या तो दंड के लिए, सजा के लिए तैयार हो जाइए या फिर हमें स्वप्न की बात बताइए। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। वो तो दृढ़ निश्चयी था ना, वो तो फैसला कर चुका था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा, तो उसने इनकार कर दिया, मना कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कैद खाना, जेल। राजा नाराज हो गया और उसने मंत्री को जेल में डलवा दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची, चढ़ाई करने की, आक्रमण करने की। जो पड़ोसी राजा था उसने इस राजा पर आक्रमण करने की बात सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। सीमा पर यानी कि एक देश की जो सीमा होती है, यानी जो आखिरी वो होती, बॉर्डर जिसे कहते हैं, है ना, तो सीमा पर अपनी सेना जमा कर ली। सेना अपनी जो उसका सैनिक बल था जो सारा, वो उसने बॉर्डर पर जमा कर लिया। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी। अब वो जो राजा था उसने सोचा कि पहले मैं इनका मानसिक जो इनका वो है, मैं वो जान लूं कि ये राजा कितना चतुर है। तो उसने क्या किया कि उसने 2 घोड़ियां भेजी राजा और मंत्री की चतुराई जानने के लिए, और राजा से पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या को कोई हल न कर सका। उसने पूछा, उस राजा ने, कि आप ये बताइए कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। अगर आप ऐसा, इसका हल अगर आप हमें बताते हैं तो हम अपनी सेना हटा लेंगे। तो राजा ने भी अपनी खूब बुद्धि दौड़ाई और वहाँ पर उसके जो भी मंत्री वगैरह थे उन सभी ने भी अपना खूब दिमाग लगाया, लेकिन कोई हल न कर सका। मतलब उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं था, उस समस्या को कोई सोल्व नहीं कर सका। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। जो कैदी हो गया था, जिस मंत्री को कैद में डाल दिया गया था ना, अब वो बंद था इसलिए उसे बंदी मंत्री कहा गया है। तो राजा का जो नौकर था वो बंदी मंत्री को नित्य, रोजाना भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। जो कैद में था उस मंत्री को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे किसी राजा ने 2 घोड़ियां भेजी हैं और ये पूछवाया है कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी। अगर हम इसका जवाब दे देते हैं तो वो अपनी सेना को सीमा से हटा लेगा और हम पर आक्रमण नहीं करेगा। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है, ये कौन सी मुश्किल बात है। दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। दोनों जो घोड़ियां हैं उनको नदी में नहलाने के लिए ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। तो जो कैद में मंत्री था उसने कहा कि ये कौन सी मुश्किल बात है, ये तो बहुत आसान सी बात है। दोनों घोड़ियों को नदी पर ले जाओ। जो घोड़ी नदी में पहले नहाने के लिए घुसे समझ लो वही माँ है, और जो बाद में उसके पीछे चले वो उसकी बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार के, मतलब ऐसे ही मानसिक रूप से मतलब मनोस्थिति जानने वाले या बुद्धि का परीक्षण करने के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया।
तो वो जो कैदी मंत्री था उसने सारे प्रश्नों को हल कर दिया, सबके जवाब दे दिए। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अब पड़ोसी राजा ने सोचा कि अगर ये सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं तो ये तो बहुत चतुर राजा है, तो इसे हराना तो बहुत कठिन होगा। तो इसलिए उसने अपनी सेनाएं हटा ली, उसने अपनी सेनाएं वो पीछे हट गया, उसने आक्रमण करने की बात टाल दी और उसने संदेशा भिजवाया, संदेशा ये सूचना भिजवाई, ये पैगाम भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। तो उस राजा ने कहा कि मैंने जो भी प्रश्न आपको भिजवाए थे तो मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने ये सारे प्रश्नों को हल किया है, सारे प्रश्नों को सुलझाया है। मैं उस व्यक्ति से अपनी कन्या का, कन्या अपनी पुत्री का, अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई, सनसनी हलचल हो गई पूरे राज्य में। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लग गई, प्रशंसा बढ़ाई होने लगी कि वाह, उसने अपनी बुद्धि से कैसे सवालों को हल कर दिया। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। तो जिस राजा ने उसे कैद किया था उसने उसे मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और जो पड़ोसी राजा जो आक्रमण करने वाला था उसने अपनी बेटी का विवाह उस मंत्री से कर दिया। शादी, विवाह, शादी। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया और जिस राजा ने अपनी बेटी की शादी मंत्री से की थी उस राजा ने अपने दामाद को, अब वो राजा का दामाद हो गया ना, जवाई हो गया, तो उसने अपने दामाद मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया, राज्य यानी अपने आधा हिस्सा दे दिया अपने राज्य का। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति दी और जिस राजा के यहाँ उसने नौकरी करना शुरू किया था, फिर मंत्री बना और जिस राजा ने उसे कैद में डलवाया ना, उस राजा ने भी उसको बहुत सारी चल और अचल संपत्ति, चल संपत्ति जिसे साथ में लेकर चला जा सकता है और अचल संपत्ति जैसे जमीन वगैरह, मकान वगैरह, ये अचल संपत्तियां होती हैं। क्योंकि जैसे ज़मीन है उसे अपने साथ दूसरी जगह कहीं लेके नहीं जाया जा सकता, वो एक ही जगह रहेगी। मकान है वो उसी जगह रहेगा। तो ऐसी संपत्तियों को अचल संपत्ति कहते हैं। संपत्ति धन दौलत, तो चल और अचल संपत्तियां उसे दे दी, यानी उसे जमीन भी दी और उसे बहुत सारे मुद्राएं भी दी, यानी पैसा भी दिया। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। कुछ दिनों के बाद एक दिन प्रातःकाल यानी सुबह, जो ये मंत्री राजा बन गया, वो बच्चा जो सेठ के यहाँ नौकरी करता था, जमींदार के यहाँ नौकरी करता था, सेठ के यहाँ जो नौकर से मंत्री बना और फिर अब आज जो मंत्री से राजा बन चुका है, तो उस मंत्री राजा ने उन दोनों राजाओं को, जिस राजा के यहाँ उसने नौकरी की और जिस राजा ने अपनी पुत्री का उससे विवाह किया, दोनों राजाओं को बुलवाया। जिस जमींदार की वो नौकरी करता था उस जमींदार को बुलवाया और जिस सेठ के यहाँ जो नौकरी करता था उस सेठ को। इन चारों लोगों को उसने अपने यहाँ आमंत्रित किया, मतलब निमंत्रण दिया, उनको इनवाइट किया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए, जब वो प्रेजेंट हुए, वहाँ आ गए, हाजिर हो गए, तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। जो मंत्री अब राजा बन चुका था वो एक महल, सुंदर महल के विशाल यानी बड़ा, सुसज्जित यानी बहुत सुंदर तरीके से सजाए हुए कक्ष यानी कमरे में, एक महल के बहुत बड़े और बहुत आलीशान सुंदर कमरे में पलंग पर राजा लेटा हुआ था। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। उनकी जो पत्नी थी जिसके साथ उनकी शादी हुई थी, राजा की जो बेटी, वो उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे हुए थे और वहाँ बहुत सारे नौकर जो राजा की सेवा में जुटे हुए थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे और वो जो दो राजा, एक जमींदार और सेठ, वो भी उस मंत्री राजा के आसपास ही बैठे थे। उनकी पत्नी वहाँ बैठी थी और बहुत सारे नौकर उस राजा की सेवा में जुटे हुए थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा,
उस मंत्री राजा ने उन चारों जब बुला लिया तो उनको कहा कि यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं, दृश्य जो ये सीन जो आप इस वक्त जो ये देख रहे हैं ना, कि ये एक बहुत बड़ा सा महल है और इसका इतना सुसज्जित कमरा है और मैं लेटा हुआ हूँ, मेरी पत्नी मेरे पास बैठी है और आप चारों लोग भी मेरे पास बैठे हैं और इतने जो नौकर मेरी सेवा में जुटे हुए हैं, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ना, यही मैंने स्वप्न में देखा था। तो ये जो दृश्य आज आप देख रहे हैं ना, यही दृश्य मैंने उस दिन उस रात्रि स्वप्न में देखा था। तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था और ऐसा देखकर ही मैं चिल्लाया था, अहो मेरा ऐसा भाग्य, कि मैंने मेरे भाग्य को सराहा था कि वाह मेरी ऐसी किस्मत, मेरा ऐसा लक। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी उसे पूरा न होने देता। अगर मैंने उस वक्त आप लोगों को ये बात बता दी होती तो क्या मैं आज यहाँ होता? नहीं होता। ये लोग भी उन पर विश्वास नहीं करते। ना सेठ उसे वहाँ से निकालता, ना वो जमींदार के यहाँ नौकर होता, ना जमींदार उसे वहाँ से निकालता, ना वो से राजा के यहाँ नौकर होता, ना मंत्री होता, और ना वो राजा अगर सवाल भेजता, और ना ही उसकी उस लड़की से शादी होती। तो आप सभी ने एक तरह से एक कड़ी का काम किया है और आप ही लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अगर मैं ये बात उस दिन बता देता तो शायद मेरा ये स्वप्न, मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते। हो सकता था कि आप में कोई जलन भावना आ जाए, आप लोग सोचते कि कल यह भी राजा बनेगा तो क्यों ना इसको पहले ही मरवा दें। आप में कोई लोभ आ जाए कि मेरा जो हिस्सा है वो आप लोगों को मिल जाए, या फिर आप मेरा अपमान, मेरी बेइज्जती करने के कारण इनके वशीभूत हो, इनके वश में आकर के क्या पता आप लोग मुझे मरवा भी देते, मौत के घाट भी उतरवा देते, यानी मरवा भी देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जो आइडिया आते हैं, जो विचार आते हैं, तो हम दूसरों से उनकी चर्चा व्यर्थ क्यों चर्चा करें, हम उनकी बेकार में उन पर कोई चर्चा नहीं करें, बल्कि एक प्लान बनाएं, योजनाबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से उसे पूर्ण करने में जुट जाएं। मतलब उसको पूरा करने में अपनी जी जान लगा दें। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। कोई भी आदमी जब बहुत कठिन मेहनत करता है, कर्म करता है, कठोरता से उसका पालन करता है, और किसी में लगन और निष्ठा, किसी काम को करने की जो लगन होती है, वो उस व्यक्ति को महान बनाती है। तो इसलिए हम में भी ये गुण होने चाहिए कि हम बहुत अधिक मेहनती हों, दृढ़ निश्चयी हों, और कोई भी जो अच्छा विचार आए हमें उसे पूरी प्लानिंग के साथ, है ना, योजनाबद्ध तरीके से उसे पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए, और हर काम मेहनत से, लगन से हमें करना चाहिए। इस पाठ से हमने यह सीखा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।